वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी को एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 के जितने भी शिफ्ट में हुए एग्जाम उन सबको कवर करने वाले हैं। तो इसमें मैं बेस्ट मैथ सॉल्यूशन के साथ आपको कवर करने वाला हूं, जिसमें 11 सितंबर 2024 का शिफ्ट 2 मैंने लिया है। उन सभी को मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करने वाला हूँ, तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहे। तो चलिए बिना किसी टाइम को व्यतीत किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर एम एन और एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड पी क्यू पी आर और क्यू आर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें दिया गया है कि ट्रायंगल पी क्यू आर में जो साइड्स का मिड पॉइंट है एम, पी क्यू का मिड पॉइंट एम, पी आर का मिड पॉइंट एन और क्यू आर का मिड पॉइंट एस है। और क्वेश्चन में हमें यह भी गिवन है कि इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज 46 सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का वैल्यू हमें 46 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है एरिया किसका, तो क्वाड्रिलेटरल एम एन आर क्यू का। तो पहले हम इन सभी को मिला देते हैं इस डॉट को। और आपको ये पॉइंट्स पता होगा कि इसमें जितने भी बनते हैं ट्रायंगल, ये सभी ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ट्रायंगल पी क्यू आर में टोटल कितने ट्रायंगल बने हैं, तो 1 2 3 4, टोटल 4, यानी कि ये 4 रेशियो का वैल्यू हमें गिवन है 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एम एन आर क्यू, इसको फाइंड करना है। इसमें टोटल कितने ट्रायंगल है, तो 3 ट्रायंगल है, तो यानी कि हमें 3 रेशियो का वैल्यू फाइंड करना है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 4 रेशियो का वैल्यू 2 से गया तो 23, और अगर हम इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आंसर 34.5 आएगा, जो कि ये हमारा आंसर होगा। तो ये आप देखिएगा किस तरीके से सॉल्यूशन किया गया स्मार्ट अप्रोच की ओर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में। जैसा कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि सैलरी ऑफ अ वर्कर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 25%, फिर उसके बाद डिक्रीज कर दिया गया उसी की सैलरी को 12% से। तो टोटल परसेंटेज चेंज क्या हुआ है, तो देखिए आप यहाँ पे दो दो तरीके से आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। पहले आप सक्सेसिव मेथड से, जिसमें 25% का इंक्रीज हुआ और दूसरी बार 12% का डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पे हम लोग सक्सेसिव चेंज लगा सकते हैं। सक्सेसिव चेंज में इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 25 और -12 गया तो क्या बचेगा, 13%। और उसके बाद सक्सेसिव चेंज, तो प्लस माइनस माइनस और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। 25 4 जा 100 और 4 3 जा 12। तो 30 में से 3 गया तो पॉजिटिव का आया 10%, यानी कि हमारा जो इंक्रीज होगा 10%। तो ये हमारा राइट आंसर होगा 10% इंक्रीज। एक और तरीके से आप बेसिक तरीके से ऐसे बना सकते हैं इस क्वेश्चन को कि किसी भी वर्कर का सैलरी मानते हैं 100% है, उसके सैलरी में 25% की वृद्धि हुई तो 125 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद डिक्रीज हो गया 12%, तो -12%। इसको हम लोग 100% के रेशियो में लेते हैं तो कितना परसेंट हो जाएगा, 125 इंटू 88/100। 125 से 25 से जाएगा, 25 5 जा 125, 25 4 जा 100 और 4 से 22 बार में जाएगा, टोटल कितना हो गया 110। तो नेट चेंज कितने का आया हमारा परसेंटेज चेंज, तो पहले 100 था अब 110 हो गया, यानी कि 10% की वृद्धि हुई। तो 10% इंक्रीज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें ये क्वेश्चन कहा गया है कि पाइप ए यूजुअली फिल्स अ टैंक इन 6 आवर। कोई पाइप ए है जो 6 घंटे में भर देता है, और बट लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक टंकी है, टंकी में लीकेज के वजह से, इस लीकेज के दौरान से इसमें से पानी निकलते गया, और जब टंकी में हम पानी भर रहे थे और उसके बाद लीकेज भी था, तो इस दौरान टोटल टंकी को भरने में 2 घंटा का एक्स्ट्रा समय लगा। यानी कि मान लेते हैं कि ए हमारा इनलेट पाइप है जो पाइप को भर मतलब किसी टंकी को भर रहा है 6 घंटे में, और वहीं दूसरा पाइप है, जस्ट इमेजिन कि ये एक प्रकार का पाइप है जो आउटलेट पाइप है जो बाहर निकल रहा है। तो अगर ये इनलेट पाइप है और इसी को हम लोग आउटलेट पाइप कहते हैं, बी को जस्ट मान लिया कि ये हमारा आउटलेट पाइप है, निगेटिव सिंबल दिए हैं, मतलब आपको ये समझना होगा ये आउटलेट पाइप है। तो जब इन दोनों को एक साथ वर्क किया गया तो 2 घंटे हमें एक्स्ट्रा टाइम लगे, जहां हमें 6 घंटा लगता था अब वहां पे हमें 2 घंटे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो 6 + 2 8 घंटे। तो यही क्वेश्चन में ये डाटा दिया गया है, और आप एलसीएम के मेथड से ये फाइंड कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा, कब, जब ये टंकी पूरी तरीके से भर जाएगा और लीकेज वाला पाइप, केवल लीकेज वाला पाइप वर्क करेगा। टंकी पूरी तरीके से फिल है, भरा हुआ है, और केवल लीकेज वाला पाइप वर्क करेगा, तो कितना घंटे में पूरे टंकी को खाली कर दिया जाएगा। तो हम यहाँ पे एलसीएम वाला मेथड लेंगे, 6 और 8 का एलसीएम हो जाएगा 24।
8 3 जा 24, 6 4 जा 24। यहाँ पे जो टर्म आता है वो हमारा इफिशियंसी है और यहाँ पे हमारा टोटल वर्क आता है। जैसा कि आप ये जानते हैं कि ए का एफिशिएंसी 4 आया है और इन दोनों का सम करके 3, तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना होगा कि ये हमारा निगेटिव पाइप था। तो अगर ए का एफिशिएंसी 4 है तो कितना निगेटिव किया होगा, तो -1, तब जाकर हमारा एफिशिएंसी 3 के बराबर आया होगा। यानी कि इस अकॉर्डिंग हमें ये पता चला कि जो बी है वो -1 हमेशा हर घंटे वो -1 यूनिट को खाली करते गया। तो टोटल वर्क हमारे पास 24 है और बी का एफिशिएंसी 1 था, तो यानी कि ये 24 घंटे में पूरे टंकी को खाली कर देगा। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें ये दिया गया है कॉसेक 56 डिग्री और कॉस 34 डिग्री, कॉस 59 डिग्री और कॉस 31 डिग्री। आप ये जानते हैं कि कॉसेक 56 और 34 को जब आप जोड़िएगा 56 और 34 को, तो ये 90 डिग्री होगा। तो यहीं से हमें ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये पे 90 डिग्री का रूल वाला वर्क हो रहा है। ट्रिग्नोमेट्री का जो 90 डिग्री का रूल है वही इसमें वर्क किया जा रहे हैं। तो आप ये जानते हैं कि कॉसेक 56 किस में चेंज होता है, तो सेक में। तो सेक क्या हो जाएगा, सेक 34 डिग्री हो जाएगा। और हमारा कॉस 34 दिया हुआ है, सेक 34 और कॉस 34 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट के आपस में क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, फिर कॉस 59 किस में चेंज होगा, तो कॉस 59 हमारा चेंज हो जाएगा साइन में। तो साइन 31 डिग्री और यहाँ पे कॉसेक 31 डिग्री, ये भी आपस में कट जाएगा, तो 1 - 1, आंसर इज 0। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्वेश्चन हमारा एक डीआई दिया गया है इसमें। तो डीआई के क्वेश्चंस को पहले हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से इस डीआई का क्वेश्चन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि इस फॉलोइंग टेबल में ये दिखाया गया कि सेल्स ऑफ कार्स अलग अलग 5 मैन्युफैक्चरर के द्वारा सेल किया गया 2016 से 2020। तो जानते हैं क्वेश्चन आखिर क्या पूछा गया। तो आपको फाइंड करना है कि क्या डिफरेंस होगा बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सेल्स मैन्युफैक्चरर M2 यहाँ पर है और टोटल नंबर ऑफ सेल्स मैन्युफैक्चरर M4 ड्यूरिंग द ईयर 2016 से 2019, यानी 2016, 17, 18, 19 इन 4 सालों का हम लोग ऐड करेंगे डाटा और उसके बाद M4 के डाटा को ऐड करेंगे, फिर उसका डिफरेंस घटा देंगे। बहुत इजी है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 160, 170, 180 और 190। 1 2 3 4, यहाँ पे 400, 6 + 7 13, 13 + 8 21, 21 + 9 300, यानी ओवरऑल कितना हो गया, 700 हो गया। और याद रखिएगा यहाँ पे सारा फिगर 100 में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम बस यूनिट मतलब कि फर्स्ट डिजिट को देखकर ही सॉल्व कर देंगे। M4 में 2 2 4 2 6 और 2 8, फिर 3 + 2 5 + 1, यानी 860। टोटल कितने का गैप आया, 160 का गैप आया। और 100 के कंपैरिजन में है तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा 16,000, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, ऑल द फिगर्स आर इन 100। तो 160 हमारा डिफरेंस आया, 2 0 ऐड कर दीजिए तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द फॉलोइंग टेबल शोज स्कोर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट ऑब्टेन्ड बाय अक्षय इन स्कूल। स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे दिया गया एक अक्षय नाम का लड़का है जो स्कूल में पढ़ता था और उसको इतने सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए। इंग्लिश में टोटल 100 में से 73 आया, हिंदी में 80 में से 56, साइंस में 75 से 45 और मैथमेटिक्स में 125 से 90 आया और आईटी में 60 में 45 आया। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना हो कि इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्कोर द हाईएस्ट मार्क इन परसेंटेज। परसेंटेज में हाईएस्ट मार्क निकालना होगा। तो आप यहाँ पे चलिए हम डायरेक्ट बताते चलते हैं कि इंग्लिश में यह टोटल मार्क्स 100 है तो 73 आया, डेट मीन 73%। परसेंटेज तो आपको पता ही होगा, बस मैं मान कर चलूंगा कि आप सब बेसिक जानते हैं और बस अब ये पर्पज से आया है कि आप जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। हिंदी में मेरा टोटल कितना है, 56 आउट ऑफ 80 इंटू 100, इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर भी वही बेसिक तरीका था, लेकिन यहाँ पे इजी डाटा दिया गया था 100 से, इससे डायरेक्ट इंग्लिश में 73% मार्क्स आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 20 से जाएगा 24 जा 80 और 25 जा 100, 4 से गया 14 बार में और 45 जा 70, यानी कि 70%। हिंदी का 70% आया। साइंस में 45/75 इंटू 100, 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, 3 से 15 बार में 15 4 जा 60%, यानी कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या बोला है, हाईएस्ट मार्क। तो अभी तक तो हाईएस्ट ये है। लास्ट हम मैथमेटिक्स देखते हैं, सेकंड लास्ट 90/125 इंटू 100, 25 से 4 बार में 25 बचे, 5 से 18 और 18 4 जा 72। अभी भी ये पीछे है क्योंकि 73 अभी भी हाईएस्ट बना हुआ है। और यहाँ पे आईटी में चलते हैं, 45/60 इंटू 100, 20 से 5 बार में 20 × 60 और 3 से 15 बार में और 15 5 जा 75%,
यानी कि 75 ज़्यादा हो गया, अब ये पीछे हो गया। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आईटी सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर किया गया अक्षय के द्वारा इन परसेंटेज में। कितना परसेंट? तो 75%। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईटी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। How many years will it take for 8,400 to amount 11,928 at a simple interest rate of 7% per annum? यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया गया है कि 8,400 से अमाउंट 11,928 हो गया, तो साधारण ब्याज में आपको ये बताना है, ब्याज दर दिया हुआ 7% पर एनम, कि कितने सालों में ये पैसा डबल हुआ। तो जैसा कि आपको फॉर्मूला पता होगा, SI इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको ये बताते हैं कि पहले यहाँ पे आप डिफरेंस ले लीजिए। 11,928 को 8,400 से डिवाइड सब्ट्रैक्ट किए, 8, 2, 4 और 3,528 हमारा क्या हुआ? SI आया। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम रखते हैं 3,528 आया, प्रिंसिपल हमारा 8,400, रेट परसेंट 7, टाइम टी और 100, परसेंटेज से ही चेंज हुआ 100, तो 100 से 100 गया, 7 से 7 5 35, 7 4 28 और 84 से कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा? 6। तो ये आपको आंसर याद रखना होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए हम लोग उतने अप्रोच नहीं लगाएंगे, जहां पे बेसिक आएगा वहां पे बेसिक तरीके से इजी तरीके से समय बचता है, तो हम लोग उसका यूज कर कर इसको आंसर इजी तरीके से ला सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर वन ऑफ हुज डायगोनल इज 4.8 मीटर लॉन्ग। कह रहा है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर समझिएगा, जिसमें एक डायगोनल दिया है आपको 4.8 मीटर। जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया का सारा साइड इक्वल होता है, ए और ए, तो डायगोनल क्या हो जाएगा? a√2, यानी कि a√2 का वैल्यू हमें 4.8 दिया हुआ है। तो हम लोग इजी तरीके से ए निकाल सकते हैं। तो a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 4.8 अपॉन √2। हमें एरिया ऑफ स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दिए, 4.8 यानी 48 का स्क्वायर कैसे निकालना है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा स्क्वायर के बारे में जानकारी दे देता हूँ। आप सभी लोग जानते होंगे, जैसे 48 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो 50 से ये कितना कम है? तो 50 से 2 कम है, तो 25 से हम 2 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा? 23, और 2 का स्क्वायर कर देंगे 2304। 40.8 था, ये नॉर्मल था, तो 0.8 जैसे ही हमने स्क्वायर किया यानी कि 2 डिजिट के बाद, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 23.04। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 रूट है, तो रूट रूट करके ये 2 ही आ जाएगा, और इसे हम काटेंगे तो एटलीस्ट हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 11.5। 11.5 मीटर स्क्वायर हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यहाँ पे ये डाटा दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 एंड 5। 2 और 5 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, तो हम ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको ये पॉइंट्स को याद रखना हो कि 2 से डिविजिबल होने के लिए हमें या फिर इवन नंबर टर्म चाहिए या फिर 0 चाहिए। ठीक है, तो आपको ये भी पता है कि 5 से डिविजिबल के लिए हमें 0 चाहिए या फिर 5। अगर 5 रहेगा किसी के लास्ट यूनिट डिजिट में, तो वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि हमें 0 नंबर चाहिए, तो हमें 2 और 5 दोनों से कर देंगे। तो यहाँ पे 0 कौन सा नंबर है? एक ये 2 से केवल ये कटेगा, बट 5 से नहीं कटेगा, तो ये हटाइए। ये केवल 5 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, ये केवल 2 से कटेगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 63840। डायरेक्ट निकाल दिए, विद इन अ सेकेंड इसको हम लोग निकाल दिए, तो ये हमारा राइट आंसर होगा 63840। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। फाइंड द कोसेंट व्हेन द मीन प्रोपोर्शनल 7 whole 1/5 and 245 is divided by an even prime number। पहले हमें ये फाइंड करना होगा कि इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा। यहाँ पर डाटा दिया हुआ है कि ये मीन प्रोपोर्शनल है, तो मीन प्रोपोर्शनल के लिए आपको पता है कि हम लोग रूट कर सकते हैं। देखिए, कोई टर्म ए और बी दिया है, इसका मीन निकालना होगा, तो रूट ए बी कर देंगे, ए इंटू बी। उसी तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 7 5 35 प्लस 1 36 अपॉन 5 इंटू 245 कितने से जाएगा? 5 4 20 और 5 9 45, 36 रूट बाहर निकलेगा 6 और 7, यानी कि वो 42। यहाँ पे क्वेश्चन में ये कहा गया कि वो क्वोशंट बताइए कि जब 42 को डिवाइड किया जाएगा एक इवन प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर क्या होता है? यानी कि हम लोग किससे? इवन प्राइम नंबर मात्र एक ही है, वो है 2, बाकी कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? 21। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 21। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हमारा ये क्वेश्चन 11 क्या कहता है? तो ये एक प्रकार का डीआई है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज द सर्कुलेशन ग्रोथ ऑफ अ मैगजीन
ABC फ्रॉम जुलाई 2022 से लेकर दिसंबर 2022। यहाँ पे हमें एक डाटा दिया गया है जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का डाटा दिया गया है। और इसमें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसमें क्वेश्चन हमें ये पूछ रहे हैं कि बताइए कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में एक इवन ग्रोथ रेट हुआ और इस इवन ग्रोथ रेट का क्या परसेंटेज है। जब भी इवन ग्रोथ रेट का सेंस आएगा तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कहीं ना कहीं ये CI या SI का क्वेश्चन होगा। और जबकि हम इस डाटा में देख रहे हैं कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के बीच में एक इवन ग्रोथ रेट हुआ है, दैट मीन्स CI हुआ है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंज हुआ। तो जैसा कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं कि हमारा कोई अमाउंट ए है, उसका प्रिंसिपल P है, तो उसका फॉर्मूला अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R% और पावर n हो जाता है। ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हमें डाटा में ये दिया गया है कि आपको अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के बीच में एक इवन ग्रोथ रेट को एवरेज यानी अनुमान एग्जैक्ट अप्रोक्स में हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा जो अमाउंट बनता है वो ये है 22,11,185 और हमारा प्रिंसिपल क्या है 2,00,189। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया 1 प्लस R% और पावर क्या होगा, कितने मंथ के लिए चेंज हुए, अक्टूबर से नवंबर और नवंबर से दिसंबर, यानी कि पावर 2 हो जाएंगे। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 20,000 को जब हम लोग इससे डिवाइड करेंगे, लगभग ये 200,189 और डिवाइड बाई 2,11,185 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, अप्रॉक्स 1 बार में जाएगा 2,00,189, 15 में से 9 गया 6, 7 में से 8 गया 9, 7 में से 1 गया 6, 1 1 ये क्रॉस हम लोग पॉइंट लगाए, एक जीरो बैठा है तब भी नहीं होगा, एक और जीरो देना पड़ा ये, और 20 से लगभग 5 के बार में जाएगा, तो यानी कि अप्रॉक्स 1.05 आया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.058 के टर्म में आएगा, ठीक है 1.058। अब उसके बाद ये क्या है 1 प्लस R% और ये स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट कन्वर्ट हो जाएगा, 1.058 किसका हो जाता है तो 1.029 का होता है, ठीक है। जब इसको आप स्क्वायर रूट में ब्रेक करिए तो 1.029, ये 1 इधर आके माइनस में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 0.029 और ये परसेंटेज है तो अप्रॉक्स 2.9, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 2.9%। तो ये ग्रोथ रेट किस तरीके से आपको इस फॉर्मूला को याद रखना होगा और आप सॉल्व करके देख सकते हैं कि आपका राइट आंसर यही आएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इस क्वेश्चन में हमें सिंप्लीफाई दिया गया है तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इस सिंप्लीफिकेशन में हम लोग बोर्डमास का रूल लगाएंगे जिसमें हम लोग सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 26 प्लस 4 कितना हो जाएगा 30, ये ऑफ चेंज हो जाएगा किसमें मल्टीप्लाई में, तो 3 10 जा 30 और 4 10 जा 40 माइनस इसको सॉल्व करेंगे 11 3 जा 33 प्लस 2 35, 35 अपॉन का 3, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 120 माइनस 35 अपॉन का 3, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 85/3। हमारे पास ये डाटा गिवन है 1020, डिवाइड जब चेंज होगा गुना में तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/85, 17 से ये 60 बार में और 70 से ये 5 बार में, 5 से ये 12 बार में और 12 3 जा 36, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 36। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इस क्वेश्चन में हमें ये डाटा दिया गया कि इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल 25:144, दो सिमिलर ट्रायंगल है, इस दोनों सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो दिया है 25:144। यहाँ पे हमें एरिया का रेशियो दिया है। एरिया हमेशा याद रखना होगा कि एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है और साइड नॉर्मल यूनिट में होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग एरिया से साइड में आते हैं तो हम लोग इसका रूट लगाते हैं, ठीक है। जैसे ही रूट लगाएंगे तो एरिया से साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट 25 क्या चेंज हो जाएगा 5 में और रूट 144 12 में चेंज हो जाएगा, तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 5:12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 में एक और डीआई का क्वेश्चन दिया गया है और इस डीआई के क्वेश्चन में ये एक डाटा दिया गया कि 5 अलग अलग प्रकार की कंपनी है P, Q, R, S और T। इस कंपनी में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं प्लास्टिक और वुडन बैट्स, वो भी दो अलग अलग प्रकार के ब्रांड ए और ब्रांड बी, जैसा कि आपको डाटा में गिवन है। और इस डाटा में हमें केवल परसेंटेज वुडन बैट का दिया है, तो हम लोग प्लास्टिक बैट्स का आराम से निकाल सकते हैं। प्लास्टिक बैट को हम लोग PB मान लेते हैं। ये 65% है तो कितना हो जाएगा 35%, 70% है तो 30%, 60 है तो 40, 70 है तो 30% और 50 है तो 50%। ये प्लास्टिक बैट का डाटा आ गया। हमें प्लास्टिक बैट क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है
टेकिंग ऑल कंपनीज टुगेदर, सारे कंपनीज को लीजिए, जिसमें आपको ये फाइंड करना है कि कितने प्लास्टिक बैग्स, वो भी ब्रांड बी के होने चाहिए। तो हमें हर एक का डाटा निकालना होगा। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको ये भी डाटा याद रखना होगा यहाँ पे कि हर एक कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है 1 लाख बैट्स की, तो हम लोग इसको डाटा का यूज़ करके हम लोग हर एक पहले प्लास्टिक बैट्स निकालेंगे। अगर 35% है तो 1 लाख बैट्स का कितना हो जाएगा? 35,000। 30% है तो क्या हो जाएगा? 30,000। 40% का 40,000, 30% का 30,000 और 50% का 50,000। ठीक है, हमें ब्रांड बी चाहिए, तो टोटल कितना है? 3:7 में टोटल है 10। हमें क्या निकालना है? तो 7। तो इसका क्या वैल्यू हो जाएगा? 7 5 35, 7 3 21 प्लस 3 24, यानी 24,500। इसका क्या है? 7:8, यानी कि 8 का 15। हमें ब्रांड बी निकालना है, टोटल कितना है? 15। 15 से जाएगा 32 बार में, और 8 2 16, ये हो जाएगा 16,000। 40,000 का क्या होगा? टोटल है 19:6, यानी कि 25 है। ठीक है, और हमें निकालना किसका है? 6 का। तो देखिए 25 से जाएगा 100 4 बार में, और 4 चौक 16, 16 छौक 96, तो 9600 इसका हो जाएगा। ठीक है, एस का क्या हो जाएगा? डाटा हमें 30,000 है, 30,000 है, 7:8 है, तो हमें 8/15, 15 दूनी 30, ये भी 16,000। और ये 50,000 वाला क्या है? रेशियो 2:3 में है, यानी कि टोटल 5/3, क्योंकि हमें ब्रांड बी चाहिए, ब्रांड बी 3 है, तो 5 से जाएगा 1 बार में, टोटल कितना हो जाएगा? 30,000। अब हमको इन सब डाटा को जोड़ देना है। कितना हो जाएगा? 00, 5 और 6 11, फिर 6 4 10, 10 9 19, 19 6 25, 25 और 1 26 का कैरी, फिर 2, 3 + 1 4, 4 1 5, 5 2 7 और 2 9, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 96,100, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में ये डाटा दिया गया कि फाइंड आपको करना है एवरेज ऑफ द प्राइम नंबर जो 50 से 76 के बीच में लाई करता है। तो आपको कॉमन बेसिक तरीके से ही निकालना पड़ेगा एक चीज़ों को देखकर, क्योंकि प्राइम नंबर में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें टाइम टेकिंग है, तो आपको जल्दी जल्दी देखना होगा। 50 है, 51 प्राइम नंबर नहीं है, 52 भी प्राइम नंबर नहीं है, 53 हमारा है, 54 नहीं है, 55 नहीं है, 56 भी नहीं है, 57 भी नहीं है, 58 भी नहीं है, 59 है, 60 भी नहीं है, 61 है, 62 भी नहीं है, 63 भी नहीं है, 64 भी नहीं, 65 भी नहीं, 66 भी नहीं, 67 है, 68 भी नहीं, 69 भी नहीं, 70 भी नहीं, 71 है, 72 नहीं, 73 भी, 73 है, 74 कट जाएगा, 75 कट जाएगा और 76 कट जाएगा। अब हमें इसको जोड़ना है। टोटल कितना हमारे पास है? 1 2 3 4 5 6। अपॉन में हमारे पास क्या होगा? क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ नंबर और बाई टोटल और नंबर। ठीक है, जितने भी हमारे पास डाटा है उन सबको जोड़िए, और नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर टर्म्स है? 6 है। पहले इसको जोड़ते हैं। 9 + 1 10, 7 3 10, 10 10 20, 20 और 3 23 और 1 24 का 4 कैरी 2, 5 5 10, 6 16, 6 22, 7 29, 7 36 37 38, 384। ठीक है, कितने से जाएगा? 6 6 जा 36 और 6 4 जा 24। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 64। 64 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है, इसमें पहले तो हम ऐसे बना लिए, लेकिन ये हमारा ट्रायंगल गलत है, क्योंकि यहाँ पे डाटा दिया गया कि एंगल ए बी सी क्या है? वो 90 डिग्री है। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, जिसमें बी जो होगा वो 90 डिग्री का कोण होगा, ए बी सी। और इस डाटा में ये गिवन है कि जो साइन ए है वो 1/2 है। कब साइन ए बराबर 1/2 होता है? जब ए क्या होगा? 30 डिग्री के बराबर होगा, यानी ए हमारा 30 डिग्री होगा, तो यानी जब ए 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो सी हमारा कितना हो जाएगा? सी हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। तो कॉस सी पूछा है, तो कॉस सी यानी कि कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/2। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। इस क्वेश्चन नंबर 17 में हमें इस डाटा को याद रखना होगा। जैसे ही आपको क्यूब का क्वेश्चन आए, तो आपके माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है। इस फॉर्मूले का पूरा होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे नीचे ए स्क्वायर दिया हुआ है प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है और यही ए बी है, इन दोनों का मल्टीपल है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा तो 5.04। अगर हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ई बी से डिवाइड कर देते हैं तो ये टर्म पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा केवल ए माइनस बी, यानी इसका सॉल्यूशन केवल क्या होगा 4.2 माइनस 1.2। जब इसको सॉल्व करेगा तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3, घटाकर 3 आएगा। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में ये डाटा दिया गया कि ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है, दो इक्वेशन दिए गए हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और ये आपको फाइंड करना है कि इस ऑप्शन में कौन सा सही है। क्या ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बट नॉट यूनिक है, या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, या सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, या सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। इस कंडीशन को हमको सॉल्व करना होगा कि अगर हमारा a1x प्लस b2y बराबर c है, a2x प्लस b2y बराबर ये c1 ये c2 है, तो जब नो सॉल्यूशन होगा तो हमारे पास a1 अपॉन का a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन का b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन का c2। अगर ये सेटिस्फाई करेगा तब ये क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन। देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं। 0.4 अपॉन का 0.3 बराबर 1.16 अपॉन का 0.12, पॉइंट से पॉइंट हटा, ये पॉइंट से पॉइंट हटा, 4 से जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू c1 c2। 1.7 अपॉन 3.4 ये कटेगा तो 1/2, यानी कि जो हमारा आंसर आया ये 4/3, ये 4/3 आपस में इक्वल है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ये अलग है, ये 1/2 अलग है। तो यानी कि हमारा क्या हो जाएगा द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 18 का सी नंबर। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में। इस क्वेश्चन नंबर 19 में ये डाटा दिया गया है कि आपको इसमें बोला गया कि S जो है वो बोरो करती है कुछ अमाउंट R से, यानी कि S जो है वो R से कुछ अमाउंट को बोरो करती है, जिसमें इसने वादा किया कि हम आपको 8% के रेट से वापस करेंगे। फिर जब S को वो जो पैसा मिला वही पैसा को इसने किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद जब S ने आर को पैसा रिटर्न कर दिया, उसके बावजूद इसको प्रॉफिट कितने का हो गया 5% का प्रॉफिट हो गया। हमारे क्वेश्चन में ये डाटा गिवन है। इस तरीके से आपको ये फाइंड करना है कि अगर हाउ मच परसेंटेज आर वुड हैव गेन्ड इफ ही वुड हैव इन्वेस्टेड इन द स्कीम डायरेक्टली। अगर आर स्कीम में डायरेक्टली इन्वेस्ट करता तो आर को कितना फायदा होता, जहां इसको 8% का फायदा हो रहा था अब कितने परसेंट का फायदा होगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहले आप बेसिक से चलिए कि मान लेते हैं कि आर ने 100 रुपए को अमाउंट को इसको एस को दिया, जो एस को लगभग 100 रुपया दिया, ठीक है। आर के पास 100 था, 100 रुपया दिया, लेकिन बोला कि आप जब हमको रिटर्न करिएगा तो 8%, यानी कि इस अकॉर्डिंग आर को कितना देना था, एस को कितना देना था, आर को 108 रुपया देना था, ठीक है। रुकिए फिर से मैं आपको बताता हूं। आर जो था वो एस को अमाउंट दिया, जस्ट इमेजिन कि 100 रुपया दिया, ठीक है, मान के लिए चलिए कि 100 रुपया दिया, कितने परसेंट के रेट पे 8%। तो एस अगर आर को चुकाएगा कितना रुपया देगा तो 108 रुपया, ठीक है, ये याद रखिएगा डाटा को। अब जो एस था किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करने के बाद एस को प्रॉफिट हो गया 5%, कब, आफ्टर पेइंग आर, आर को देने के बाद भी इसके पास 5%, यानी 100 का 5%, यानी इसको 5 रुपए का फायदा हुआ। तो 5 रुपए का फायदा कब होगा, जब इस स्कीम से इसको 113 रुपया मिलेगा, 113 रुपया मिलेगा तभी तो इसको 108 चुकाएगा और इसके पास +5 बचेगा। यानी कि इस कंडीशन में आपको याद रखना होगा कि अगर आर डायरेक्ट अपने पैसे को इस स्कीम में लगाता तो उसको 13% का फायदा होता, जहां इसके पास 100 रुपया था तो 100 रुपया को अगर इस स्कीम में लगाता तो उसको 13 रुपया मिलता। तो 100 का कितना परसेंटेज 113 बनता है, तो 13%। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 13%। ओके, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला याद रखना होगा कि क्या वैल्यू होता है। देखिए ये एक बेसिक है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। 4/3 10 स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है √10, 60 का केवल होता है √3, और √3 का स्क्वायर बन जाएगा 3, तो 3 से ये 3 कट गया, प्लस 3 cos स्क्वायर 30, तो 3 इंटू कॉस स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है √3/2, उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/4, माइनस ये क्या है 2,
जिस तरीके से cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है तो sec 30 का भी वैल्यू हो जाएगा जस्ट रिवर्स 2/√3, और लेकिन स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा 4 अपॉन का 3। ओके, ये है हमारे पास क्या है माइनस 3/4, और cot स्क्वायर 60 क्या बन जाता है cot 60 1/√3, लेकिन cot स्क्वायर 60 बन जाएगा, स्क्वायर है तो √3 चेंज होगा 3 में। ओके, इस तरीके से पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद में डिवाइड को देखेंगे। 3 से 3 गया, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये क्या है 4 प्लस 3 3 9 अपॉन का 4 माइनस 4 2 8 अपॉन का 3 और माइनस 1 अपॉन का 4, ये हमारे पास आया। इसको एलसीएम लेंगे तो 12 4 जा 48, 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, 3 4 जा 12, 8 4 जा 32, माइनस 4 3 जा 12 को 3। ठीक है, अब देखिए 32 और 3 35, 35 48 में जाएगा तो कितना बचेगा 8 5 3 4 में से 3 गया 1, और 27 और 3 27 3 30 10 40, यानी 40 अपॉन का 12, याद रखिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन कॉस कॉस साइन। साइन कॉस कॉस साइन किसका फॉर्मूला बन जाता है साइन कॉस कॉस साइन साइन 60 माइनस 30 का फॉर्मूला बन जाता है। ये देखिए साइन कॉस और कॉस 60 है तो साइन 60 माइनस 30 क्या बन जाएगा साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो ये डिवाइड में है तो डिवाइड कर देंगे 1/2, तो 40 अपॉन का 12, और ये 2 से 6 बार में गया, 2 से 20 बार में, 2 से 3 बार में, यानी कि 20 अपॉन का 3, तो क्या बन जाएगा 6 3 18 दूनी 20, ये बन जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको ब्रेक करिएगा तो 6 3 18 और 2, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया कि इन ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास गिवन है एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल ए बी सी में ए बी बराबर ए सी है, जिसमें एंगल ए आपको 80 दिया हुआ है तो एंगल बी बताना है। ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जब ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल आपस में बराबर हो जाएगा, और हमको पता है कि किसी भी ट्रायंगल का टोटल एंगल 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों मिलकर 100, यानी कि एक्स क्या हो जाएगा 50 डिग्री, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैट इज 75% ऑफ द मार्केट प्राइस, यानी कि जो सीपी है किसी भी बैट का वो 75% ऑफ एमपी, यानी एमपी का 75% हमारा क्या है सीपी, ये हमें डाटा में दिया गया। तो आपको फाइंड करना है कैलकुलेट द गेन परसेंट आफ्टर अलोइंग अ डिस्काउंट ऑफ 15%। आपको ये डाटा तो पता ही होगा कि सीपी अपॉन का एमपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, हमको यही प्रॉफिट निकलना है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा तो आप विद इन अ सेकेंड तुरंत निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए पहले इसको रेशियो में ब्रेक करते हैं। सीपी अपॉन का एमपी क्या बनेगा हमारे पास 75 अपॉन का 100, किससे ब्रेक होगा 25 या 75 25 चौक 100, यानी कि 3/4 रेशियो है। तो हमारे पास सीपी और एमपी का रेशियो 3/4 है। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, कितने का डिस्काउंट हो गया 15% का डिस्काउंट हो गया, तो 100 में से 15 घटाइए तो कितना बचेगा 85। ठीक है, और ये हमारे पास 100 प्लस पी परसेंट है, इसको याद रखिएगा। 3 से कितनी बार में जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पे 100 प्लस पी परसेंट, 4 8 जा 32 और 4 5 जा 20, यानी 340 अपॉन का 3, कितने से गया 3 एकम 3 3 तिया 3 एकम 3 हो गया, फिर 3 1 जा 3 हो गया, फिर बच गया एक कैरी 3 3 जा 9, फिर 3 3 चेंज होते जाएगा, यानी 113.3333 बनते जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 13.33% क्या हो जाएगा गेन परसेंटेज। क्योंकि देखिए 113 है, अब इस 100 को भेजेंगे तो प्रॉफिट परसेंट हमारा 13.33%, तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 13.33%। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इस क्वेश्चन में दिया गया ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल आर पी क्यू क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लोग बनाते हैं ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल आर पी क्यू, ये कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इसका साइड एंगल सब इक्वल होगा। देन साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कॉरेस्पॉन्ड टू पी क्यू, तो जो ए बी सी का कौन सा साइड पी क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग में है, तो ए बी सी का कौन सा साइड ये पी क्यू है, तो ये बी सी, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बी सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। इस क्वेश्चन नंबर 24 में ये डाटा दिया गया कि एक थीप एक चोर जो है वो पुलिस मैन को नोटिस किया फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। मान लीजिए 200 मीटर का डिस्टेंस है, 200 मीटर के बाद चोर को पता चला कि पुलिस मेरे पीछे आ रही है। थीफ स्टार्ट रनिंग एंड द पुलिस मैन चेजेज हिम, चोर भी भाग रहा था और यहाँ पे पुलिस भी भाग रहा था, पुलिस भी इसके पीछे पीछे जा रहा था। ठीक है, और इस तरीके से जो
चोर था और पुलिसमैन रन एट द रेट ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर और 11 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, यानी चोर किस रेट से दौड़ रहा था, 10 किलोमीटर पर आवर, और पुलिस 11 किलोमीटर पर आवर के रेट से भाग रहा था। तो बताइए कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 9 मिनट, यानी 9 मिनट के बाद इसके बीच का क्या डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले आपको ये फाइंड करना होगा कि इसके बीच का डिस्टेंस 200 मीटर है, तो हमें पहले टाइम निकालना होगा। देखिए, जब दोनों एक कंडीशन मतलब एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 1 घंटा में ये कितना किलोमीटर जाएगा, 1 किलोमीटर जाएगा। ठीक है, ऐसे स्पीड क्या हो जाएगा, डिफरेंस करेंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर को हम लोग चेंज करेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमें डाटा मीटर में दिया गया है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। तो क्या हो जाएगा, 5/80 मीटर पर सेकेंड, यानी कि अगर चोर 18 सेकेंड भागता है तो वो 5 मीटर भागेगा। ठीक है, लेकिन हमारे डाटा में 9 मिनट दिया है, 9 मिनट को हम लोग सेकंड में करेंगे तो 9 6 कितना हो जाएगा, 54, यानी 540 सेकेंड। तो 18 को 540 बनाने के लिए हमको 30 से गुना करना पड़ेगा, तो 5 को हम लोग गुना करेंगे 30 से, तो क्या हो जाएगा, 30 पचे 150 मीटर, यानी कि तब तक क्या होगा कि चोर भी आगे भागेगा, चोर भी आगे भागेगा और पुलिस भी आगे भागेगा, जो इसके बीच में जो 200 मीटर था यानी कि 150 मीटर तक पहुंच जाएगा, यानी अभी भी इसके बीच में कितना का गैप रहेगा, 50 मीटर का। तो वही कह रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 9 मिनट, 9 मिनट के बाद उसके बीच का गैप कितना बचेगा, 50 मीटर। इस तरीके से आप इस डाटा को निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। इस क्वेश्चन नंबर 25 में हमें ये डाटा दिया गया, द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1.55 स्क्वायर प्लस 0.55 स्क्वायर प्लस 1.55 इंटू 0.55 इज इक्वल टू, जस्ट अभी मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, उसी फॉर्मूला पे ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। तो आप सोचिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो है, ए माइनस बी नहीं है, तो हम लोग देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी जब आप करिएगा तो वो कट के 1 आ जाएगा, 550 550 11, तो 1 को हम लोग किसी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज यही आ जाएगा, तो ये बचा हुआ है, यानी ये किसके फॉर्मूला का है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब क्या क्या, ए क्यूब यहाँ पे क्या है, तो ए क्यूब हमारा 1.55 है और बी क्यूब का क्या है हमारा 0.55, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मैंने सारा क्वेश्चंस को डिटेल तरीके से सॉल्व किया है, आप सभी लोग इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। जहां पे आपको डाउट होगा कि जिस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर से उसका एक पार्टिकुलर अलग वीडियो में बना दूंगा, उस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व कर दूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा, मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से लाऊंगा अगर आप लोग का कमेंट अच्छा रहा तो। थैंक यू सो मच गाइज यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।